हाँ भाई, देखिएगा शुरू करते हैं हेलोजन डेरिवेटिव का पार्ट 6। ध्यान दीजिएगा भाई, हेलोजन डेरिवेटिव के इस पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। तो हेडिंग डालिएगा भाई आज की, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न या ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। देखो भाई, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। देखो भाई, अब एक और खास बात क्या है, जो आपके ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव हैं, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, केवल एल्केन के जो आपके ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव होंगे उन्हीं को पढ़ेंगे। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें कि जो आपके ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है कि यदि एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके वहां पे 3 हेलोजन परमाणु जोड़ दिए जाते हैं तो किन का निर्माण होता है भाई, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्नों का निर्माण होता है। तो परिभाषा लिख सकते हैं, यदि एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो किसका निर्माण होता है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्नों का निर्माण होता है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, केवल एल्केन के ही ट्राई हेलोजन व्युत्पन्नों को पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा भाई, सिंपली क्या हुआ, यानी कि एल्केन से आपको क्या करना है, एल्केन से आपको 3 हाइड्रोजन हटाने हैं और वहां पे क्या जोड़ देने हैं, कोई 3 हेलोजन परमाणु जोड़ देने हैं। तो किसका निर्माण हो जाएगा आपका, ट्राई हेलो एल्केन का निर्माण हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर इनके जनरल फॉर्मूले की बात की जाए तो जो आपके ट्राई हेलो एल्केन है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, देखो भाई, एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। जब एल्केन के इस फॉर्मूले में से हम 3 हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकालेंगे, यानी कि इस कंडीशन में हाइड्रोजन कितने हैं, 2n+2। अब जब 2n+2 में से हम 3 हाइड्रोजन कम करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2n-1। तो देखो भाई क्या फॉर्मूला बनेगा, CnH2n-1 और 3 हेलोजन आपको जोड़ने हैं। तो जो आपके ट्राई हेलो एल्केन है उनका जनरल फॉर्मूला क्या बना, CnH2n-1x3। बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आती है। अब देखो जनरली हमारे कोर्स में क्या है, हमारे कोर्स में CHX3 है और CHX3 को हम क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे X क्या है, X तो आपके हेलोजन तत्व है या जो आपके 17वें वर्ग के तत्व हैं, 17वें वर्ग के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं आपके, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हेलोजन के स्थान पर यहाँ पे क्या आ जाए भाई, आपका फ्लोरीन आ जाए तो इसको फ्लोरोफॉर्म बोल देंगे। अगर यहाँ पे X बराबर क्या आ जाए, फ्लोरीन आ जाए तो यह क्या हो जाएगा, CHF3 और CHF3 को हम क्या बोल देंगे, फ्लोरोफॉर्म बोल देंगे, फ्लोरोफॉर्म। इसी प्रकार से अगर X बराबर क्या आ जाए भाई, क्लोरीन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CHCl3 और इसको हम क्या बोल देंगे, क्लोरोफॉर्म बोल देंगे। बोलो भाई बात समझ में आती है, इसको क्या बोल देंगे, क्लोरोफॉर्म बोल देंगे। और यदि यहाँ पे क्या आ जाए भाई, X बराबर क्या आ जाए आपका, ब्रोमीन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, CHBr3 और इसको हम क्या बोल देंगे, ब्रोमोफॉर्म बोल देंगे। और अगर आपका X जो है क्या आ जाए, आयोडीन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, CHI3 और ये क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई आपका, आयोडोफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझे भाई। देखो सिंपली क्या हुआ भाई, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न जो आपके ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव हैं, इसमें हम क्या करेंगे, एल्केन के ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव को पढ़ेंगे, यानी कि किसको पढ़ेंगे, ट्राई हेलो एल्केन को पढ़ेंगे। जनरल फॉर्मूले की बात करें तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-1 और X3 होगा भाई। यहाँ पे हमारे पास ट्राई हेलोजन जो आपके ट्राई हेलो एल्केन है, इनका इंपॉर्टेंट ग्रुप हमारे पास है और वो क्या है, CHX3। CHX3 को हम क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म बोलते हैं। X के आपका 17वें वर्ग के तत्व या आपके जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, हेलोजन तत्व हैं।
X बराबर फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन हुआ तो क्लोरोफॉर्म और आयोडीन हुआ तो क्या हो जाएगा भाई आपका आयोडोफॉर्म हो जाएगा। आगे समझिएगा भाई। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे आपके है इनके बनाने की विधि, जो हेलोफॉर्म बनाने की विधि है उनको समझते हैं भाई। देखो आगे हमारे पास हेलोफॉर्म बनाने की विधि। अब देखो हेलोफॉर्म बनाने की विधि में ध्यान दीजिएगा भाई, सबसे पहले है इसमें हेलोफॉर्म अभिक्रिया। सबसे पहले कौन सी है भाई, हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, ठीक है। पहले तो ये समझते हैं, देखो हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, इससे पहले हम समझते हैं कि जो आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया है इसको कौन कौन से कंपाउंड दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, हेलोफॉर्म बनाने की विधि आपकी पहली कौन सी हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। अब पहले हम ये समझते हैं कि इस हेलोफॉर्म अभिक्रिया को कौन कौन से कंपाउंड दे सकते हैं। तो इस हेलोफॉर्म अभिक्रिया को दो प्रकार के कंपाउंड देते हैं, समझना भाई। वो दो प्रकार के कंपाउंड कौन कौन से हैं, देखो भाई। पहला प्रकार का जो कंपाउंड है इसमें वो ये है CH3COH H और ये R, ये आपका पहला प्रकार का कंपाउंड है। और इसमें जो दूसरा प्रकार का कंपाउंड है वो है आपका CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये R, ये क्या है, दूसरे प्रकार का कंपाउंड है। यानी कि कंपाउंड A भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे सकता है और कंपाउंड B भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे सकता है। सबसे खास बात क्या है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया में जो आपका R है, R क्या है आपका, कोई हाइड्रोजन परमाणु भी हो सकता है और कोई एल्किल समूह भी हो सकता है। यानी कि R क्या है आपका हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन एटम हो सकता है, या कोई आपका R बराबर क्या हो सकता है, कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, देखो भाई। या तो इस प्रकार के कंपाउंड हेलोफॉर्म अभिक्रिया को देंगे या इस प्रकार के जो कंपाउंड है वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया को देंगे। इनके अलावा जो अदर कंपाउंड होंगे वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देते। बोलो भाई, यहां तक समझ में आती है बात। सिंपल, अभी हमने क्या देखा, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव किसके, एल्केन के क्या होते हैं, इनका फॉर्मूला क्या है, हम किन किन को पढ़ेंगे। और सबसे पहली जो विधि पढ़ी हमने हेलोफॉर्म बनाने की वो है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। कौन कौन से जो कंपाउंड हैं वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे सकते हैं। एक तो जो कंपाउंड A है ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे सकता है और जो कंपाउंड B है ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे सकता है। यहाँ पे ये जो R है ये कोई हाइड्रोजन परमाणु हो सकता है और कोई एल्किल समूह हो सकता है। बोलो भाई, यहां तक समझ में आती है बात। अगर बात समझ में आती है तो नोट करो भाई। हाँ भाई, अब हम पढ़ते हैं। आपने अभी तक ये तो देख लिया कि कौन कौन से जो कंपाउंड हैं वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया को दे सकते हैं। अब हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है इसको समझते हैं। देखो भाई, अब समझते हैं कि जो आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया है वो क्या है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, देखो भाई, आपने देखा कि जो कंपाउंड A था वो भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता था और जो कंपाउंड B था वो भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता था। अब वहां पे कंपाउंड A क्या था, देखो भाई, कंपाउंड A आपका इस प्रकार का था, CH3COH H और R। ये कंपाउंड A था। यदि इसका क्या करवा दिया जाए भाई, यदि इसका ऑक्सीकरण करवा दिया जाए, यदि जो आपका कंपाउंड A था जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता था इसका क्या करवा दिया जाए, हेलोजन की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करवा दिया जाएगा, तो देखो क्या होगा, ये जो दोनों हाइड्रोजन है इस हेलोजन के साथ बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। देखो भाई, ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये R। यानी कि जो कंपाउंड A था, यदि कंपाउंड A का आपने क्या करवा दिया, ऑक्सीकरण करवा दिया तो क्या बन गया, ये कंपाउंड B। और हमको पता है जो कंपाउंड B है ये भी तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। तो देखो अब किसको लेंगे, जो आपका मैथिल कीटोन है, यानी कि जो कंपाउंड B है इसको उठाओ भाई, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये R। इसकी भी अभिक्रिया किसके साथ करवाओ भाई, हेलोजन परमाणु के साथ करवाओ। तो देखो यहाँ पे कितने परमाणु लेने पड़ेंगे आपको हेलोजन के, 6 हेलोजन के परमाणु लेने पड़ेंगे। अब 6 हेलोजन के परमाणु में से जो 3 हाइड्रोजन हैं वो 3 हेलोजन परमाणु के साथ बाहर निकल जाएंगे, यानी कि -3HX। 6 हेलोजन में से 3 हेलोजन परमाणु हाइड्रोजन के साथ बाहर निकलेंगे 3HX।
और जो आपके बचे हुए 3 हैलोजन हैं, ये 3 हाइड्रोजन परमाणु किस स्थान पर आ जाएंगे? देखो भाई, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या बन गया? R बन गया भाई। ठीक है, अब जो कंपाउंड बना हुआ है इसकी रिएक्शन करवा देंगे हम NaOH के साथ। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ। NaOH को हम लिख सकते हैं NaOH। देखो इसको यहां से ब्रेक करो भाई, ये क्या बन गया? CH3 प्लस ये क्या बन गया? RCOONA, क्या बना भाई? RCOONA। ये तो क्या बन गया भाई? आपका हेलोफॉर्म बन गया। ये क्या बन गया आपका? हेलोफॉर्म। और ये क्या बन गया आपका? कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण, यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण बन गया भाई। तो देखो भाई, एल्फॉर्म अभिक्रिया क्या हुई? आपको पता है कि जो कंपाउंड ए था ये एल्फॉर्म अभिक्रिया देता था। कंपाउंड ए का जब हमने ऑक्सीकरण करवाया तो हमको कंपाउंड बी मिला। कंपाउंड ए और कंपाउंड बी क्या थे? अभी हमने पढ़े थे थोड़ी देर पहले। अब जो कंपाउंड बी है इसकी रिएक्शन फिर से हमने हैलोजन के साथ करवाई। 6 हैलोजन के परमाणु कम में लिए। 6 हैलोजन के परमाणु में से जो 3 हैलोजन के परमाणु थे वो तो 3 हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल गए भाई, और जो 3 हैलोजन के परमाणु थे ये 3 हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। ये कंपाउंड बना। इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई हमने NaOH के साथ, ये KOH के साथ करवा देंगे। तो ये तो क्या बन जाएगा भाई? CHX3, और ये बनेगा RCOONA। ये क्या बन जाएगा? आपका हेलोफॉर्म। और ये क्या बन जाएगा? आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर रंग। बोलो भाई, बात समझ में आती है? अगर बात समझ में आई तो नोट कर लो। हाँ भाई, अब आगे देखिएगा, जो आपके हेलोफॉर्म हैं इनमें से 2 प्रकार के हेलोफॉर्म हमारे पास हैं। एक तो है क्लोरोफॉर्म और एक है आयोडोफॉर्म। आज की इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो आपका क्लोरोफॉर्म है इसको कंप्लीटली खत्म कर देंगे। देन इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसको हम क्या कर लेंगे? आयोडोफॉर्म को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में। देखो भाई, सबसे पहला जो आज का टॉपिक होगा हमारा मेनली वो होगा क्लोरोफॉर्म, यानी कि CHCl3। इसको पढ़ेंगे भाई, क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी बनाने की विधि। और जो आपका क्लोरोफॉर्म है इसकी बनाने की विधि में सबसे पहली विधि है हमारी प्रयोगशाला विधि। पहली विधि है भाई प्रयोगशाला विधि, लैबोरेटरी मेथड। देखो समझना भाई, यानी कि हम जो आपका क्लोरोफॉर्म है इसको प्रयोगशाला में किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, किस प्रकार से तैयार करेंगे वो समझो भाई। हेलोफॉर्म को, यानी कि जो आपका क्लोरोफॉर्म है इसको प्रयोगशाला में तैयार करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो पहले समझ लेते हैं। देखो, प्रयोगशाला में इसको तैयार करने के लिए एक तो आपको चाहिए विरंजक पाउडर, यानी कि विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण पाउडर, ये क्या होता है? CaOCl2। दूसरा चाहिए वाटर H2O। ठीक है, इसके साथ हम क्या ले सकते हैं? देखो H2O और जो आपका CaOCl2 ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं? C2H5OH ले सकते हैं इनके साथ में, या फिर इनके साथ में हम क्या काम में ले सकते हैं? ये एसीटोन काम में ले सकते हैं। बोलो भाई, बात समझ में आई? एथिनॉल, H2O और विरंजक पाउडर से भी हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, या फिर एसीटोन, H2O और जो आपका ये विरंजक पाउडर इससे भी क्या बना सकते हैं? हमें आपका क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। ठीक है भाई, इन चीजों की रिक्वायरमेंट हमारे पास होगी। तो देखिएगा भाई, 2 तरीके हैं यहाँ पे भी हमारे प्रयोगशाला विधि में, दोनों ही तरीकों से हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। पहला है एथेनॉल से भाई। पहला किससे? इसमें एथेनॉल से, कि एथेनॉल से जो आपका क्लोरोफॉर्म है वो किस प्रकार से बनाया जाएगा। देखो, सबसे पहला पद होगा इसमें। सबसे पहले पद में तो क्या होगा भाई? आपका जो विरंजक पाउडर है और ये जो जल है ये आपस में मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे और नवजात क्लोरीन, यानी कि जो आपकी परमाणु अवस्था वाली जो क्लोरीन है उसको बाहर निकालेंगे। देखो भाई,
पहले पद में क्या होगा, जो आपका ये है विरंजक पाउडर CaOCl2 प्लस आपका जो H2O है, देखो भाई ये दोनों क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे, Ca और H2 क्या बना लेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या बना लेंगे CaOH का होल ट्वाइस प्लस ये क्या बन गया आपके पास नवजात क्लोरीन बनी भाई, इनको हम क्या बोलते हैं नवजात क्लोरीन बोलते हैं। पहले पद में क्या हो भाई आपका ये विरंजक चूर्ण और H2 मिले और किसका निर्माण हुआ, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ, हाइड्रोक्साइड। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो आपका एथिनॉल है, एथिनॉल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, देखो भाई CH3COH H और नीचे भी H, देखो CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई हमने, क्लोरीन के साथ करवाई, तो यहां से क्या होगा भाई 2HCl बाहर निकल जाएगा, माइनस का 2HCl साइड प्रोडक्ट बना, और ये क्या बन जाएगा, देखो CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, ये क्या बन गया भाई हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बन गया, क्या बना भाई ये एसिटाल्डिहाइड बना, एसिटाल्डिहाइड यानी कि क्या बना ये एक एल्डिहाइड बना। एल्डिहाइड देखो भाई क्या होते हैं, इस समूह को हम बोलते हैं CO समूह को कार्बोनिल समूह, और यदि कार्बोनिल समूह के इस कार्बन की ये बची हुई दोनों संयोजकता है, एक हाइड्रोजन और एक किसी एल्किल समूह से पूरी होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, जनरली एल्डिहाइड बोला जाता है। अभी जो आपका एल्डिहाइड बना हुआ है ये फिर से किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, देखो CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H प्लस 6Cl काम ले लो भाई, यहाँ पे 6Cl, यानी कि 6 क्लोरीन के परमाणु हमारे पास हैं। 6 क्लोरीन के परमाणु में से जो 3 क्लोरीन के परमाणु हैं वो तो 3 हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेंगे 3HCl, और जो बचे हुए 3 क्लोरीन हैं ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, देखो भाई CCl3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, और ये जो आपका CCl3CHO बना हुआ है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे भाई, सॉरी क्लोरोफॉर्म क्या, इसको बोलेंगे क्लोरल, सॉरी भाई इसको क्या बोलेंगे क्लोरल बोलेंगे, ठीक है। अभी आपका जो क्लोरल बना हुआ है लास्ट वाले स्टेप में, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, देखो भाई पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, ये तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप में क्या होगा, जो आपका क्लोरल बना हुआ है ये क्लोरल किसके साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। देखो भाई हम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे CaOH, नीचे भी OH आ गया भाई, ठीक है बात समझ में आती है। अब देखो एक ये अणु आ गया CCl3CHO, CCl3CHO, एक क्लोरल का अणु ये ले लिया और दूसरा इधर ले लिया CCl3CHO, देखो भाई एक क्लोरोफॉर्म यहां से बन जाएगा और दूसरा जो क्लोरोफॉर्म है यहां से साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो दो तो क्लोरोफॉर्म के अणु बन जाएंगे 2CHCl3, और ये क्या बन जाएगा भाई आपका CaO, ये CHO, फिर यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन से ये CHO कनेक्ट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, मतलब यहाँ से CaOC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन HOC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, यानी कि ये तो बन गया आपका कैल्शियम फॉर्मेट, और ये क्या बन गया भाई आपका क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है भाई। तो जो आपकी प्रयोगशाला विधि है वो एथिनॉल से कंप्लीट हुई, क्या हुआ सबसे पहले पद में, तो क्या हुआ भाई विरंजक पाउडर और H2 मिले आपस में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नवजात क्लोरीन का निर्माण किया। इसके बाद क्या होगा, आपने एथिनॉल काम में लिया भाई, एथिनॉल का मतलब क्या होता है C2H5OH, इस एथिनॉल को हमने अरेंज किया CH3CH2OH, नवजात क्लोरीन ली, HCl बाहर निकाले यहाँ से और एसिटाल्डिहाइड बना दिया। अब जो ये एसिटाल्डिहाइड बना हुआ है ये फिर से नवजात क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और किसका निर्माण कर लेगा, इस क्लोरल का निर्माण कर लेगा, और जो क्लोरल बना हुआ है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने इस प्रकार से अरेंज किया, एक क्लोरल दूसरा क्लोरल, तो दो तो क्या बन जाएंगे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के अणु बन जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा भाई आपका कैल्शियम
फॉर्मेट बन जाएगी। क्या बन गया भाई आपका कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है भाई, ठीक है, नोट करो भाई। हाँ भाई, आपने क्या किया प्रयोगशाला विधि में, एथेनॉल से तो क्लोरोफॉर्म बना लिया, अब जो है वो है एसीटोन से। देखो भाई, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाओगे? एसीटोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये CH3। देखो भाई, वही पहला पद क्या होगा? CaOCl2 प्लस H2 आपस में मिलेंगे और किसका निर्माण करेंगे भाई? ये करेंगे CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नवजात क्लोरीन का। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा? जो आपका ये एसीटोन है, एसीटोन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3। देखो एसीटोन क्या होता है भाई? एसीटोन एक सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सरलतम कीटोन होता है, यानी कि इस कार्बोनिल समूह के कार्बन से जब दो मैथिल समूह जुड़े हुए होते हैं तो इस प्रकार के कार्बोनिल यौगिक को हम क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं। अब जो एसीटोन है इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी पड़ेगी भाई? क्लोरीन के साथ करवानी पड़ेगी। देखो 6 क्लोरीन में से 3 क्लोरीन तो इन 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ बाहर निकलेंगे और जो बची हुई 3 क्लोरीन है इनमें इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। देखो भाई, ये बनेगा CCl3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 और ये क्या बन जाएगा आपका? 3HCl बन जाएगा भाई, 3HCl बन जाएगा। अभी आपका जो CCl3 COCH3 बचा हुआ है, ये किसके साथ फिर से रिएक्ट करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। और हमको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं कि भाई देखो CaOH CaOH का अल्टवाइस हो गया, देखो प्लस CCl3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, नीचे भी क्या आ जाएगा? CCl3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। एक क्लोरोफॉर्म का अणु यहां से बना और दूसरा जो क्लोरोफॉर्म का अणु यहां से बना, तो देखो भाई दो तो क्लोरोफॉर्म के अणु बन जाएंगे, 2CHCl3 प्लस ये क्या बन जाएगा? CaO C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O और ये क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा भाई। तो ये क्या बन गया भाई हमारा यहाँ पे? क्लोरोफॉर्म बन गया। देखो भाई क्या हुआ, जब एसीटोन से आपने क्लोरोफॉर्म बनाया तो सबसे पहले कैल्शियम जो आपका ये है विरंजक चूर्ण और जल है, ये आपस में रिएक्ट करके किसका निर्माण करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। देन इसके बाद में क्या हुआ? एसीटोन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई आपने? नवजात क्लोरीन के साथ करवाई, तो किसका निर्माण हो गया? CCl3 COCH3 का निर्माण हुआ। अब जहां का कंपाउंड है किसके साथ रिएक्ट करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ पे और किसका निर्माण कर लेगा? क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर लेगा। नोट करो भाई। हाँ भाई, अब देखिएगा जो हमका क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म बनाने की दूसरी विधि को हम समझते हैं। और क्लोरोफॉर्म बनाने की जो दूसरी विधि है वो है हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड से, सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी कि NaOCl से। समझना भाई, आप सोडियम हाइपोक्लोराइड से जो आपका क्लोरोफॉर्म है वो किस प्रकार से तैयार हो? देखो भाई, सबसे पहले तो जो आपका ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है इसको हम बनाएंगे, 2 अणु लेने पड़ेंगे आपको NaOH के, इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी आपको किसके साथ भाई? Cl2 के साथ। तो देखो क्या क्या बनेगा, यहां से बनेगा एक तो NaOCl, एक बनेगा आपका NaCl और एक बनेगा आपका H2। ये क्या होता है आपका? सोडियम हाइपोक्लोराइड। यानी कि इस सोडियम हाइपोक्लोराइड से आपको किसका निर्माण करना है? क्लोरोफॉर्म का निर्माण करना है। देखो भाई, आपको पता है हेल्फॉर्म अभिक्रिया में तो किस प्रकार के कंपाउंड काम में आते हैं? CH3COH H और R। ये किस प्रकार कंपाउंड है? ये कंपाउंड ए प्रकार का है। इसकी अभिक्रिया पहले किसके साथ करवाओगे भाई? यहाँ पे NaOCl के साथ करवाओगे। तो देखो सबसे पहले तो क्या होगा, एक तो ये बन जाएगा भाई, यहाँ से देखो एक तो ये NaOH बन जाएगा, NaOH और एक यहाँ से क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। देखो HCl
NaOH, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या लग जाएगा, द्विबंध लग जाएगा भाई, डबल बॉन्ड लग जाएगा। देखो CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये R, साइड में क्या बना, एक तो NaOH बना और एक HCl बना भाई, NaOH प्लस HCl बन गया भाई। अब आगे क्या होगा, जो आपका ये मैथिल कीटोन बना हुआ है, मैथिल कीटोन आपका जो बना हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, ये मैथिल कीटोन फिर से आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे जो आप सोडियम हाइपोक्लोराइड काम मिलोगे, इसके 3 अणु काम मिलोगे 3NaOCl। अब इस स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन और जो Cl है इनको क्या कर देना है, आपस में एक्सचेंज कर देना है, यानी कि क्लोरीन के स्थान पर तो जोड़ दो आप हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के स्थान पर क्या जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो भाई। देखो Cl3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R प्लस क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 3NaOH प्लस 3NaOH। ठीक है, अब जो आपका CCl3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R बचा हुआ है, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, CCl3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई, NaOH के साथ, NaOH। तो देखो ये बन गया कलर फॉर्म, और ये क्या बन गया RCOONA, और RCOO जो Na है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण। देखो भाई ये तो क्या बन गया आपका CHCl3 प्लस एक क्या बन गया RCOONA, क्या बना, ये हमारा कलर फॉर्म बन के तैयार हो गया। ठीक है भाई, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड से आपने जो कलर फॉर्म था वो किस प्रकार से बनाया, सबसे पहले तो NaOH और Cl2 आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाया आपका, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाए। इस सोडियम हाइपोक्लोराइड ने जो आपका कंपाउंड A था उस कंपाउंड A के साथ रिएक्शन करी और किसका निर्माण किया, इस मैथिल कीटोन का निर्माण किया। अभी जो मैथिल कीटोन है किस प्रकार का कंपाउंड है, कंपाउंड B प्रकार का है, और हमको पता है जो कंपाउंड B थे वो भी हेल्फॉर्म अभिक्रिया देते थे। तो जो कंपाउंड B है इसने फिर से सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करी, क्या बना लिया, CCl3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, इसकी NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बना दिया आपका CHCl3। नोट करो भाई। हाँ भाई, अब जो हेलोफॉर्म बनाने की जो आपकी अगली विधि है वो है क्लोरल हाइड्रेट से। समझो भाई, तीसरी विधि है जो हेलोफॉर्म बनाने की आपकी वो है क्लोरल हाइड्रेट से। क्लोरल हाइड्रेट से अब पहली बात तो ये समझो, जो आपका क्लोरल हाइड्रेट है वो ये क्या होता है, क्लोरल हाइड्रेट होता है आपका CCl3 CH और CH से 2 OH समूह जुड़े हुए हैं, इस CH से 2 OH समूह जुड़े हुए हैं। अब जब आपको क्लोरल हाइड्रेट से किससे भाई, क्लोरल हाइड्रेट से क्या बनाना है, कलर फॉर्म बनाना है, तो इस क्लोरल हाइड्रेट की अभिक्रिया करवानी होगी आपको NaOH के साथ। देखो भाई NaOH को हम अरेंज कर सकते हैं NaO और ये H। तो देखो ये तो आपका है CCl3 और इस CH से 2 OH आपने जोड़ रखे, एक OH ऊपर और एक OH नीचे। इस क्लोरल हाइड्रेट की अभिक्रिया आप करवाओगे NaOH के साथ, तो क्या होगा, ये तो क्या बन जाएगा, कलर फॉर्म बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा H2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा वही यहां से HCOONA बन जाएगा। देखो भाई एक तो बना CHCl3 प्लस एक बना आपका HCOONA प्लस एक क्या बन गया आपका H2। तो ये क्या बन गया भाई आपका क्लोरोफॉर्म बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। यानी कि जो आपका क्लोरल हाइड्रेट है CCl3 CH से 2 OH, तो इससे भी हम क्या बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलो। अगली जो आपकी चौथी क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है वो है आपका CCl4 से। किससे भाई, CCl4 से। देखो CCl4 का क्या करवाया जाएगा, अपचयन करवाया जाएगा भाई। CCl4 का जब अपचयन करवाया जाएगा तो देखो CCl4 को हम लिख सकते हैं CCl3Cl, इसका जब अपचयन करवाया जाएगा किसकी प्रेजेंस में, Fe प्लस H2 की प्रेजेंस में जब इसका अपचयन करवाया जाएगा तो 2 हाइड्रोजन काम में आने होंगे,
एक तो HCl यहाँ से बाहर निकलेगा और ये जो H है कार्बन से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl। तो ये क्या बन गया भाई आपका क्लोरोफॉर्म बन गया। अगली जो पांचवी विधि है क्लोरोफॉर्म बनाने की, वो है आपका किससे। अब देखो इसको नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि मेथेन का जब बार बार आप क्लोरीनीकरण करवाओगे तो लास्ट में क्या प्राप्त होगा आपको CHCl3 प्राप्त हो सकता है। देखो भाई मान लो सबसे पहले हमने लिया भाई 5 विधि का नाम दे देते हैं हम मेथेन से। किससे बनाएंगे भाई, मेथेन से बनाएंगे क्या CHCl3। देखो सबसे पहले आपने लिया मेथेन यानी कि CH4 लिया, इस CH4 की अभिक्रिया Cl2 के साथ करवाई प्रकाश की उपस्थिति में। जब इसी CH4 की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ करवाएंगे तो यहाँ से HCl बाहर निकलेगा और क्या बनेगा CH3Cl बनेगा। जब दोबारा से इस CH3Cl की अभिक्रिया फिर से आप Cl2 के साथ करवाओगे वही प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ से फिर से एक HCl बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा CH2Cl2 बन जाएगा। अब जो आपका ये CH2Cl2 बना हुआ है, इस CH2Cl2 की अभिक्रिया फिर से Cl2 के साथ करवाओगे क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा भाई आपका CHCl3। तो इस प्रकार से भी हम क्या बना सकते हैं आपका एल्फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये एक तो हुई आपकी क्लोरल हाइड्रेट से और दूसरी किससे हुई आपकी CCl4 से और तीसरी किससे हुई मेथेन से। ठीक है भाई, नोट करो। हाँ जी, देखिएगा अब क्या हो भाई, जो आपकी हेलोफॉर्म बनाने की विधि है वो ही खत्म। अब दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं, देन इसके बाद हम क्या कर लेंगे, जो हेलोफॉर्म की यानी कि जो आपका क्लोरोफॉर्म है इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जब छोटा सा एक टॉपिक है भाई वो है आपका क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 के भौतिक गुण। सुनो भाई, CHCl3 यानी कि जो क्लोरोफॉर्म है उनके भौतिक गुणों की चर्चा करते हैं। पहली बात, जो आपका क्लोरोफॉर्म है कैसा होता है भाई, रंगहीन होता है। दूसरी बात, यह मीठी गंध वाला पदार्थ होता है। अगली बात करते हैं, अगर इसमें जल में इसकी विलयता की बात करें तो जो आपका क्लोरोफॉर्म है जल में क्या होता है, आंशिक विलय होता है। जल में आंशिक विलय होता है भाई, आंशिक विलय होता है। परंतु जो आपके कार्बनिक विलायक हैं, कार्बनिक विलायक कौन कौन से भाई, जैसे ईथर हुआ, अल्कोहल हुआ, इनमें क्या होता है, ये विलयशील होता है। तीसरी बात, ये क्या होता है, जल से भारी होता है। देखो भौतिक गुणों में आपको क्या याद रखना है, ये रंगहीन मीठी गंध वाला पदार्थ होता है। ये जल में आंशिक विलय होता है, परंतु जो आपके कार्बनिक विलायक हैं जैसे ईथर, अल्कोहल, इनमें क्या होता है, ये विलयशील होता है और ये क्या होता है, जल से भारी होता है। ये तो थी इनके भौतिक गुणों की बात। अब आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है और वो है क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। इसका मतलब क्या है, देखो भाई अगला जो आपका टॉपिक है वो है क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण यानी कि हम कैसे पता लगाएंगे, आपको दो बीकर दिए, अब कैसे पता लगाओगे कि इसमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म है और इसमें अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो आपने लिया भाई शुद्ध क्लोरोफॉर्म, एक तो क्या लिया आपने, शुद्ध क्लोरोफॉर्म लिया। जब इस शुद्ध क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया आपने किसके साथ करवाई, AgNO3 के साथ करवाई, तो आपको किसी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया देखने को नहीं मिली। परंतु जब आप अशुद्ध क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करवाओगे किसके साथ, AgNO3 के साथ करवाओगे, तो आपको AgCl का अवक्षेप देखने को मिलेगा। देखो भाई, शुद्ध क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया AgNO3 के साथ करवाने पर यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाने पर किसी प्रकार का कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है।
परंतु जब आप अशुद्ध क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, AgNO3 के साथ करवाते हैं, तो आपको किसका अवक्षेप प्राप्त होता है भाई, AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। क्योंकि जो आपका अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है उसमें ऑक्सीजन और अगर ऑक्सीजन और प्रकाश की उपस्थिति में आ जाता है तो वहां से क्या बन जाती है, HCl गैस बन जाती है। और जो HCl और AgNO3 है वो आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, AgCl का अवक्षेप बना लेते हैं। देखो भाई कैसे बनाएंगे, HCl प्लस AgNO3, तो यहाँ से क्या क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा HNO3 और एक क्या बन जाएगा, AgCl। तो देखो HNO3 नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा एक तो, प्लस दूसरा क्या बन जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो दो टॉपिक थे हमारे पास छोटे छोटे। सबसे पहला है क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण, क्या क्या है भाई, ये रंगीन होता है, मीठी गंध वाला पदार्थ होता है, जल में आंशिक विलय होता है, परंतु कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, विलयशील होता है, जैसे ईथर और अल्कोहल में विलयशील होगा और ये जल से भारी होगा। क्लोरोफॉर्म की शुद्धता के परीक्षण में क्या आपको याद रखना है भाई, जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म है वो AgNO3 के साथ किसी प्रकार का कोई अवक्षेप नहीं देता है, परंतु जो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है ये AgNO3 के साथ कौन सा अवक्षेप देगा, AgCl का अवक्षेप देगा, क्योंकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, HCl गैस उपस्थित होती है भाई। ठीक है, नोट करो भाई एक बार। हाँ भाई समझिएगा। अब पढ़ते हैं हम जो आपका क्लोरोफॉर्म है उसकी रासायनिक अभिक्रिया। तो हेडिंग डालेगा भाई क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया। अब सबसे जो पहली अभिक्रिया है क्लोरोफॉर्म की वो है वायु के साथ अभिक्रिया, यानी कि सबसे पहली अभिक्रिया में क्या होगा, क्लोरोफॉर्म का हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा भाई, जब क्लोरोफॉर्म का, ध्यान दीजिएगा, पहली रासायनिक अभिक्रिया है इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि वायु के साथ अभिक्रिया, वायु के साथ अभिक्रिया। देखो भाई जो आपका क्लोरोफॉर्म है CHCl3 ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा, फॉस्जीन गैस का निर्माण करता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी फॉस्जीन गैस है, ये फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला होता है COCl2। ये कैसी होती है, बहुत जहरीली गैस होती है भाई। देखो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यानी कि इसका ऑक्सीकरण होकर किसका निर्माण होगा, फॉस्जीन का निर्माण होगा। और फॉस्जीन गैस कैसी होती है कि जहरीली गैस होती है। रिएक्शन को समझिएगा भाई। मान लो यहाँ पे क्या लेने पड़ेंगे हमको, इस क्लोरोफॉर्म के दो अणु काम में लेने पड़ेंगे भाई। देखो इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म के दो अणु आपको काम में लेने पड़ेंगे। देखो किस प्रकार से इनको अरेंज करेंगे हम, एक Cl इधर, दूसरा Cl इधर, एक H, एक Cl नीचे, इधर क्या होगा, एक Cl ऊपर, ये नीचे, ऊपर एक Cl और दूसरा H नीचे। अब O2 है, O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो देखो भाई यहाँ से क्या होगा, HCl बाहर निकला, HCl बाहर निकला। दोनों ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन जुड़ेगा इस कार्बन से और दूसरा ऑक्सीजन जुड़ेगा इस कार्बन से। तो देखो ये क्या बन जाएगा भाई, Cl, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Cl। फिर यहाँ से भी क्या होगा, Cl, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Cl, यानी कि ये भी क्या बन जाएगा, CO, Cl2। ये क्या बन जाएगा, CO, Cl2, यानी कि दो तो क्या बने, CO, Cl2 बने और दो ही अणु किसके बने भाई, HCl के। तो जो आपका ये CO, Cl2 बना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉस्जीन गैस बोलते हैं। और जो आपकी फॉस्जीन गैस होती है क्या होती है, जहरीली गैस होती है। पहली बात को समझिएगा भाई, जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करवाया जाता है वायु की ऑक्सीजन के साथ तो किसका निर्माण होता है, फॉस्जीन गैस का निर्माण होता है। और ये आपकी जो फॉस्जीन गैस होती है कैसी होती है, जहरीली गैस होती है। अब यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम तो यही चाहेंगे ना कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण नहीं हो, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का अगर ऑक्सीकरण हो जाएगा तो फॉस्जीन गैस बनेगी और फॉस्जीन गैस कैसी होती है, जहरीली गैस होती है। यानी कि हमको कुछ ऐसा करना है जिससे कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण नहीं हो पाए। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए क्या करते हैं भाई, पहली कंडीशन तो ये है कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कांच की बोतलों में किनारों तक भरकर इसे अंधेरे में रखा जाता है। देखो भाई
ध्यान दीजिएगा, मान लो ये आपकी कोई कांच की बोतल है भाई, मान लो ये चाहे गिलास ही आपका है, ये आपकी कोई कांच की बोतल ऐसे मान लो भाई, तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म को बिल्कुल किनारे तक भर दिया जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी रह गया तो इसमें वायु ऑक्सीजन चली जाएगी, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि क्या हो, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का अगर ऑक्सीकरण हो गया तो किसका निर्माण हुआ, फॉस्फोजिन गैस का निर्माण होगा, और फॉस्फोजिन गैस कैसी होती है कि विषैली गैस होती है। तो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कांच की बोतलों में बिल्कुल किनारे तक भरकर इसको अंधेरे में रखा जाता है, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है, यदि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो भी गया, यदि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो भी गया तो किसका निर्माण हो जाएगा, फॉस्फोजिन गैस का निर्माण हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस क्लोरोफॉर्म में थोड़ा बहुत एथिनॉल मिला करके रखा जाता है, क्योंकि जो क्या करता है, जो आपका एथिनॉल है, इससे फॉस्फोजिन गैस के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा, डाईएथिल कार्बोनेट का निर्माण करेगा। और जो डाईएथिल कार्बोनेट होता है वो कैसा होता है, अजहरीली यानी कि अविषाक्त प्रकृति का होता है। देखो भाई, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो क्लोरोफॉर्म होता है उसमें एथिनॉल मिला के रखते हैं, क्योंकि जो एथिनॉल है वो क्या करता है, इस फॉस्फोजिन गैस को किस में बदल देता है, डाईएथिल कार्बोनेट में बदल देता सॉरी भाई, फॉस्फोजिन जो आपका एथिनॉल है वो क्या करेगा, इस फॉस्फोजिन गैस को किस में बदल देगा, डाईएथिल कार्बोनेट में बदल देगा। देखो भाई, आपकी जो फॉस्फोजिन गैस है वो ये है Cl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस एथिनॉल कम मिलो भाई, यहाँ पे OH C2H5 OH C2H5। देखो भाई, यहां से एक HCl बाहर निकालो, यहां से दूसरा HCl बाहर निकालो, तो ये क्या बनेगा, देखो इस C क्या जोड़ दिया आपने, O C2H5, इधर भी क्या जुड़ा हुआ है, O C2H5, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये जो कंपाउंड बना है इसको हम क्या बोलते हैं, डाई एथिल कार्बोनेट, एक एथिल दूसरा एथिल, और जो आपका CO3-2 होता है इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। तो ये क्या बना भाई हमारे पास, डाई एथिल कार्बोनेट, और जो आपका डाई एथिल कार्बोनेट होता है, ये जो आपका डाई एथिल कार्बोनेट होता है कैसा होता है, अविषाक्त प्रकृति का होता है। तो पहली बात समझिए भाई, क्लोरोफॉर्म की जो पहली रासायनिक अभिक्रिया है वो किसके साथ है भाई, इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया यानी कि वायु के साथ अभिक्रिया। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका क्लोरोफॉर्म है वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, फॉस्फोजिन गैस का निर्माण करता है। और जो आपकी फॉस्फोजिन गैस होती है कैसी होती है, विषाक्त यानी कि जहरीली प्रकृति की होती है। ये रिएक्शन हुई है आपकी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको कांच की बोतलों में किनारों तक भर करके क्या करते हैं, इसको अंदर में रखा जाता है। अगर जो आपका क्लोरोफॉर्म है इसका ऑक्सीकरण हो भी गया तो किसका निर्माण होगा, इस फॉस्फोजिन गैस का निर्माण होगा। अब इससे कुछ नुकसान नहीं हो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है उसकी बोतलों में हम क्या करते हैं, इस एथिनॉल को मिला करके रखते हैं, क्योंकि एथिनॉल क्या करेगा, इस फॉस्फोजिन गैस को किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, डाईएथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा। और जो आपका डाईएथिल कार्बोनेट है वो कैसा होता है, एक अजहरीली यानी कि अविषाक्त प्रकृति का होता है। नोट करो भाई जब तक। हाँ भाई देखिएगा, अब जो क्लोरोफॉर्म की दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है वो है इसका अपचयन। देखना भाई, क्लोरोफॉर्म की जो दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या है, इसका रिडक्शन, अपचयन। ध्यान देना, CHCl3 यानी कि जब क्लोरोफॉर्म है इस क्लोरोफॉर्म का हम अपचयन करवाएंगे, इस क्लोरोफॉर्म का हम अपचयन करवाएंगे जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में। जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में जब इसका अपचयन करवाया जाएगा तो किसका निर्माण होगा, CH2Cl2 यानी कि मैथिलीन क्लोराइड का निर्माण होगा। जब इस क्लोरोफॉर्म का जिंक प्लस H2 की उपस्थिति में अपचयन करवाया जाएगा तो किसका निर्माण होगा भाई, CH4 यानी कि मैथेन का निर्माण होगा। ध्यान रखिएगा, जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन करवाया जाएगा जिंक और HCl की प्रेजेंस में तो आपका मैथिलीन क्लोराइड का निर्माण होगा। और जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन करवाया जाएगा जिंक और H2 की प्रेजेंस में तो किसका निर्माण होगा, आपका मैथेन का निर्माण होगा। दोनों रिएक्शनों को समझिएगा भाई। अब जो इसकी तीसरी रासायनिक अभिक्रिया है वो है इसकी एसीटोन के साथ अभिक्रिया। एसीटोन के साथ अभिक्रिया, ध्यान देना भाई, अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ की जाएगी तो किसका निर्माण होगा, क्लोरेटोन का निर्माण होता है। देखो, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ की जाती है तो समझिएगा भाई किसका निर्माण होगा, क्लोरेटोन का निर्माण होता है। और जो आपका जो क्लोरेटोन है, ये क्लोरेटोन कैसा होता है, निंद्रकारी होता है भाई। ये कैसा होता है,
निंद्राकारी। देखो रिएक्शन को समझते हैं भाई। एसीटोन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। एसीटोन क्या है? कि सिंपलेस्ट कीटोन है और एसीटोन को हम लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 प्लस जो आपका क्लोरोफॉर्म है वो क्या होगा HCCl3 यानी कि CHCl3। इसको यहां से ब्रेक करो भाई, हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करोगे तो हमको पता है कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन से क्या है कम है, और हमको ये भी पता है कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिस एटम की विद्युत कम होती है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, जिसकी ज्यादा होती है उस पर क्या आता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इस बॉन्ड को जब आपने ब्रेक किया तो यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो H है H तो किससे जुड़ेगा इस नेगेटिव यानी कि ऑक्सीजन से, और जो आपका CCl3 है किससे जुड़ेगा कार्बन से जुड़ेगा। देखो भाई ये दोनों CH3 तो ऐसे कैसे जाएंगे CH3 इस कार्बन से जोड़ दिया आपने CCl3 को, और जो आपका ऑक्सीजन है इससे किससे आपने किसको जोड़ दिया H को जोड़ दिया, और जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं क्लोरेटोन बोलते हैं। और क्लोरेटोन किसके लिए काम में आता है भाई निंद्राकारी औषधि के रूप में काम में आता है। तो देखो दो रिएक्शन अभी आपने पढ़ी भाई यहाँ पे। अपचयन अभिक्रिया, जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन आपने करवाया जिंक और HCl की प्रेजेंस में तो किसका निर्माण होगा मेथिलीन डाइक्लोराइड यानी कि मेथिलीन क्लोराइड का निर्माण होगा, और जब जिंक और H2 की प्रेजेंस में करवाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा भाई मेथेन का निर्माण हो जाएगा। तीसरी अभिक्रिया एस्टोन के साथ अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म जो है एस्टोन के साथ अभिक्रिया करके क्लोरेटोन का निर्माण होगा, ये क्लोरेटोन है। आपके लिए होमवर्क ये है भाई जो क्लोरेटोन है, जो आपका क्लोरेटोन है इसका IUPAC नाम आपको लिखना है भाई, ठीक है। कमेंट में हम क्या करना भाई जो क्लोरेटोन है इसका IUPAC नाम लिखोगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपको क्या करना है जो क्लोरेटोन बना हुआ है इस क्लोरेटोन का आपको क्या लिखना है IUPAC नाम लिखना है। आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा और मैं कर देता हूं, देखो भाई इसको यहाँ पे Cl है, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं IUPAC नाम में सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करोगे, उसके बाद में नंबरिंग करोगे और फिर आगे तो हम जानते हैं। तो देखो भाई 3 रिएक्शन हुई हमारे पास, सबसे पहले ऑक्सीकरण, फिर उसके बाद अपचयन और तीसरी आपकी एसीटोन के साथ अभिक्रिया। अब जो इसकी चौथी रासायनिक अभिक्रिया है, इसकी जो चौथी रासायनिक अभिक्रिया है वो है इसकी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल के साथ। और नाइट्रिक अम्ल क्या होता है हमारा HNO3, यानी कि अब हम क्या करेंगे जो आपका क्लोरोफॉर्म है इस क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे भाई नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाएंगे। देखो क्लोरोफॉर्म को हम लिख सकते हैं CCl3H, और जो नाइट्रिक अम्ल है आपका इसको लिख सकते हैं HONO3। पर एक बात ध्यान दीजिएगा भाई HONO2, जब क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोरोपिक्रिन का निर्माण होता है, H2 तो यहां से बाहर निकल जाएगा भाई और ये बचेगा CCl3NO2। और ये जो आपका CCl3NO2 है इसको क्या बोला जाता है, इस CCl3NO2 को क्या बोला जाता है क्लोरोपिक्रिन बोला जाता है, क्लोरोपिक्रिन बोला जाता है। और जो क्लोरोपिक्रिन है ये युद्ध गैस के रूप में, युद्ध गैस यानी कि जो अश्रु गैस होती है उसके रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है भाई। आपने 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया आपने पढ़ी। पहले ये देखो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या बनेगा क्लोरोपिक्रिन बनेगा, एसीटोन के साथ क्या बनेगा आपका क्लोरेटोन बनेगा, और जब अपचयन करवाया जाएगा जिंक और HCl की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा आपका मेथिलीन क्लोराइड, और जिंक और H2 की प्रेजेंस में क्या करवाया जाएगा तो क्या बनेगा भाई आपका CH4 बनेगा, मेथिन बनेगा। नोट करो भाई। हाँ भाई देखिएगा अब जो इसकी अगली अभिक्रिया है क्लोरोफॉर्म की जो अगली अभिक्रिया है वो है भाई इसका जल अपघटन। अब क्या करवाएंगे इसकी 5वीं जो अभिक्रिया है वो क्या होगा इसका जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोलाइसिस। देखो भाई जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय KOH या जलीय NaOH की उपस्थिति में करवाया जाता है तो देखिएगा किसका निर्माण होगा भाई समझते हैं। क्लोरोफॉर्म को हम लिख सकते हैं HC, 1Cl, 2Cl, 3Cl। जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाएगी जलीय KOH या जलीय NaOH की उपस्थिति में करवाई जाएगी तो यहाँ से क्या होगा भाई इस KOH के 3 अणु आप काम में लोगे तो हर एक Cl की जगह आप क्या लगा दोगे भाई OH 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 लगा दोगे। देखो HC
एक OH, दूसरा OH और ये तीसरा OH। और आपको याद होगा कि एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH रह ही नहीं सकते। अगर एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH आते हैं तो वहां से H2O का अणु बाहर निकलता है। तो इस H2O के अणु को बाहर निकालो, क्या बन जाएगा भाई, HCOO, H यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड और ये क्या है, OH है प्लस H2। तो ये क्या बन गया भाई आपका फॉर्मिक अम्ल बन गया, फॉर्मिक एसिड बन गया। तो ध्यान दीजिएगा भाई, हम कह सकते हैं कि जब क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन करवाया जाता है जलीय NaOH या जलीय KOH की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होता है, फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। अब देखिएगा भाई, इसकी जो अगली अभिक्रिया है, जो इसकी अगली अभिक्रिया है वो है सिल्वर धातु के साथ अभिक्रिया, Ag के साथ अभिक्रिया। ध्यान देना, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर धातु के साथ की जाती है तो एसिटिलीन का निर्माण होता है। ध्यान देना, किसका निर्माण होगा भाई, एसिटिलीन का निर्माण होगा। क्लोरोफॉर्म को हम लिख सकते हैं CH, Cl, Cl, Cl प्लस यहाँ पे आपको कम लेने पड़ेंगे 6Ag प्लस ये देखो भाई Cl, 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 CH। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, देखो 6AgCl बाहर निकल जाएगा भाई, 6Ag है 6Cl है तो क्या होगा माइनस का 6AgCl। और दोनों जो CH इनके बीच में क्या लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि ये किसको हम क्या बोलते हैं भाई, एसिटिलीन बोलते हैं। तो ये क्या बन गई भाई, हमारी एसिटिलीन बन गई, एसिटिलीन बन गई। तो बोलो भाई, बात समझ में आती है कि जब आपका जो क्लोरोफॉर्म है उसका जल अपघटन करवाया तो किसका निर्माण हुआ, फॉर्मिक अम्ल का निर्माण हुआ। और जब इसकी सिल्वर धातु के साथ अभिक्रिया करवाई तो किसका निर्माण होगा भाई, आपका एसिटिलीन का निर्माण हो गया। नोट करो भाई जब तक। हाँ भाई समझिएगा, अब अगली अभिक्रिया पे चलते हैं। और जो क्लोरोफॉर्म की अगली अभिक्रिया है वो है इसकी क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान देना भाई, जब क्लोरोफॉर्म का यानी कि CCl3H हम लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म को इस प्रकार से, जब इसका क्लोरीनीकरण करवाया जाएगा प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या होगा भाई, CCl4 का निर्माण होगा। यहाँ से क्या होगा, HCl बाहर निकलेगा और जो H बाहर निकला उसके स्थान पर क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। तो किसका निर्माण हो जाएगा, CCl4 का निर्माण हो जाएगा। तो ये हुई किसकी अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है भाई, अगली देखते हैं भाई। अगली है इसकी एल्कीन के साथ अभिक्रिया, एल्कीन के साथ अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एल्कीन के साथ की जाती है पेरोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में भाई, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो एल्कीन पर क्लोरोफॉर्म का जो योग है वो किसके अनुसार होगा, एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है। यानी कि जब असमित एल्कीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में की जाती है तो एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार इस एल्कीन पर क्लोरोफॉर्म का योग होता है। समझते हैं भाई रिएक्शन को, जैसे CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से क्या लिया भाई आपने CH Cl3 और यहाँ पे ले लिया आपने पेरोक्साइड। तो देखो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, हमें एक H प्लस प्राप्त हो जाएगा और एक CCl3 माइनस प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, हम जानते हैं कि एंटी मार्कोनिकोफ नियम क्या होता है, मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत होता है। मार्कोनिकोफ नियम क्या बोलता है कि आपका जो H है वहां पे कनेक्ट होता है जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। अब एंटी मार्कोनिकोफ इसके विपरीत हो जाएगा, यानी कि H वहां पे कनेक्ट होगा जहां पे पहले से हाइड्रोजन कम है, यानी कि H जुड़ेगा यहाँ से, ये बॉन्ड तो टूट जाएगा और जो हमका CCl3 जुड़ेगा इससे। तो देखो भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, नीचे लिख देता हूँ भाई प्रोडक्ट को ना, नीचे लिख लेना आप CH3CH2 CH और इससे H जोड़ा तो हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CCl3। तो ये क्या बन गया, एक अलग प्रोडक्ट बन गया। तो देखो दो अभिक्रिया हुई यहाँ पे, एक हुई क्लोरीनीकरण अभिक्रिया और दूसरी हुई एल्कीन की, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार एल्कीन पर क्लोरोफॉर्म का योग होता है। नोट करो भाई। हाँ भाई, अब ध्यान दीजिएगा, अब जो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और वो है आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। देखिएगा भाई, जो इसकी अगली अभिक्रिया है आपकी क्लोरोफॉर्म की वो है आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया या इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण।
आइसोसाइनाइड परीक्षण। देखो भाई यहां पे क्या होगा, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन को हम लिख सकते हैं RH2। जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किसके साथ की जाएगी भाई, क्लोरोफॉर्म के साथ की जाएगी, और क्लोरोफॉर्म को हम लिख सकते हैं ClCl H, और Cl किसकी उपस्थिति में की जाएगी, अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में की जाएगी। तो समझिएगा भाई, जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH की उपस्थिति में की जाती है, तो समझना यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, और एक यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा RNC, यानी कि एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा। अब यहाँ पे 3 HCl हैं और 3 यहाँ पे KOH ले लेंगे आप, कितने अणु ले लेंगे, KOH के 3 अणु ले लेंगे, तो ये अम्ल है, ये 4 है, और हमें पता है अम्ल और 4 आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं, लवण और जल का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 3KCl + 3H2। तो क्या हुआ, जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया आपने क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई तो किसका निर्माण हुआ, आपका RNC यानी कि एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे R जो है आपका, R यहाँ पे क्या हो सकता है, बेंजीन वाले भी हो सकती है, यानी कि R जो है आपका C6H5 भी हो सकता है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, इससे जो आपकी ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, जो आपका आइसोसाइनाइड परीक्षण है, इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं भाई। देखो पहले क्या होगा, पहले तो जो आपका ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका आयनन होगा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा K+ और OH- आयन मिलेगा। अभी जो OH- आयन है ये क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा, और हमको क्लोरोफॉर्म को लिख सकते हैं CCl3H+ OH- आयन को क्या चाहिए, H+ चाहिए, यानी कि जो OH- आयन है इस H+ को ले जाएगा, और क्या बना लेगा H2, तो माइनस का H2, और ये हो जाएगा CCl3 नेगेटिव। अभी जो CCl3 नेगेटिव है, इससे Cl- निकलेगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, CCl2 बन जाएगा, और CCl2 को हम क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बन बोलते हैं। ये क्या होता है हमारा, डाइक्लोरोकार्बन होता है, डाइक्लोरोकार्बन होता है। और इसी आइसोसाइनाइड परीक्षण में जो आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, इसमें जो आपका डाइक्लोरोकार्बन है, क्या होता है, मध्यवर्ती होता है। ये क्या होता है आपका, मध्यवर्ती होता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में जो आपका CCl2 है, डाइक्लोरोकार्बन, क्या होता है, मध्यवर्ती होता है। अब लास्ट में क्या होगा, जो आपकी प्राथमिक एमीन है, यानी कि RNH2 है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगी, डाइक्लोरोकार्बन के साथ रिएक्ट करेगी, CCl2। यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, परंतु ये तो क्या है, इसका तो स्टैक ही पूरा नहीं है, जबकि इस एमीन के नाइट्रोजन परमाणु का स्टैक पूरा है। तो ये क्या करेगा, इसको अपने लोन पेयर देगा। देखो भाई RN, एक H ऊपर एक H नीचे, और ये हो जाएगा आपका C, एक Cl नीचे और एक Cl ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या बनेगा, उपसहज संयुग्म बंध बनेगा। और उपसहज संयुग्म बंध को जब हम सहज संयुग्म बंध में बदलेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एक HCl यहाँ से निकाल देना, एक HCl यहाँ से निकाल देना, और ये क्या बन जाएगा आपका RNC, क्या बन जाएगा आपका ये एल्किल आइसोसाइनाइड। ये थी आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यानी कि आइसोसाइनाइड परीक्षण। होता क्या है कि जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में की जाती है तो किसका निर्माण होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं भाई, आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से जानते हैं। नोट करो भाई, ध्यान दीजिएगा भाई। अब जो आपकी क्लोरोफॉर्म की हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया थी, इसके बाद में जो आपकी लास्ट रिएक्शन है 10वीं रिएक्शन, वो है इसकी राइमर टिमान अभिक्रिया, राइमर टिमान अभिक्रिया। देखो भाई RTR, राइमर टिमान रिएक्शन। इसमें क्या होगा भाई, इस राइमर टिमान रिएक्शन में क्या होगा, जब फिनॉल की अभिक्रिया, जब फिनॉल की अभिक्रिया आप करवाओगे किसके साथ भाई, CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH के साथ। जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ की जाती है तो इस OH समूह की जो ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CHO समूह जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, CHO समूह जुड़ जाएगा,
और इसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड बोलते हैं भाई, सैलिसैल्डिहाइड। देखो भाई, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक QH के साथ की जाती है तो सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, राइमर टिमान अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आगे भी पढ़ोगे आप, फिनॉल की एक और राइमर टिमान अभिक्रिया होती है। वहां पे क्या होता है, जब फिनॉल की अभिक्रिया CCl4 और एल्कोहलिक QH की उपस्थिति में करवाते हैं तो फिनॉल की जो ऑर्थ स्थिति पर है, ऑर्थ स्थिति यहाँ पे क्या जुड़ता है, COOH समूह जुड़ता है, यानी कि वहां पे सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होगा। ये हुई आपकी फिनॉल, जो आपका क्लोरोफॉर्म था उसकी रासायनिक अभिक्रिया। अब जो लास्ट में आपका टॉपिक बचा हुआ है वो है क्लोरोफॉर्म के उपयोग, क्लोरोफॉर्म के उपयोग। देखो भाई, सबसे पहला जो उपयोग है क्लोरोफॉर्म का वो है बेहोशी उत्पन्न करने में, बेहोशी उत्पन्न करने में। दूसरा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। तीसरा है क्लोरोपिक्रीन बनाने में, क्लोरोपिक्रीन बनाने में। चौथा है क्लोरेटोन बनाने में, क्लोरेटोन बनाने में। इस प्रकार से इनके उपयोगों को आप याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, आपका ये जो क्लोरोफॉर्म है ये हो कंप्लीट। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अगला लेक्चर जो आपका होगा उसमें हम पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म को। देन इसके बाद जो अगला होगा उसमें पढ़ेंगे हम CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड को। देन इसके बाद जो भी आपका ये हेलो एल्केन का यानी कि जो हेलोजन डेरिवेटिव थे सिंपलेस्ट, ये खत्म हो जाएंगे। देन इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जो आपके एरिल हैलाइड हैं उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद भाई।